गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में 12th क्लास में नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो यूनिट है या पार्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपने थोड़ा बहुत कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी इस यूनिट में या इस पार्ट में सबसे पहले आप पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। ये जो मैंने आपको चित्र बना रखे हैं इसको मैं बाद में बताता हूँ। तो देखिए इसमें चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि जब हम कहीं पे कोई चुंबक रखते हैं तो उस चुंबक के कारण उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा प्रकट किया जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रखी है, ठीक है। तो अर्थात ये किसी चुंबक के द्वारा प्रकट होने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पे, उसको चुंबकीय बल रेखाओं से प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी तल की कल्पना कर सकते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक तल से, जैसे तल है कोई, मैंने वृत्ताकार ले रखा माना, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक तल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो अगर माना मैंने क्या किया है, इस तल का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो इसका मतलब है इस तल से अभिलंबवत जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की वो संख्या इस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में कौन सी चुंबकीय बल रेखाएं देखेंगे, जो चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के लंबवत जा रही है, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर ये तल इस समय, माना ये तल ऐसा है, तो ये तल इस समय ऐसा रखा गया कि ये चुंबकीय बल रेखा इसकी क्या जा रही है, लंबवत जा रही है। ऐसी स्थिति में इस तल का जो क्षेत्रफल होगा, ये माना तल है, इस तल का क्षेत्रफल है ए, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी, किसी तल का एक क्षेत्रफल की दिशा उसमें क्या होती है, अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। माना इस तल का क्षेत्रफल ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी, इसमें अभिलंबवत बाहर की ओर। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के लंबवत हैं, अब देखिए इसमें ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के क्या हैं, लंबवत हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्षेत्रफल और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है ना। अर्थात जब चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत होंगी उस समय क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश होगा, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होगा, चुंबकीय फ्लक्स बराबर B × A। B क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी दे सकते हैं यहाँ पे कि किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से, ध्यान रहे, एकांक क्षेत्रफल से, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। माना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B है, तो इसका मतलब इस तल के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, B। माना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 500 टेस्ला है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, 500 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, ठीक है ना। अब जब एकांक चुंबकीय क्षेत्र, एकांक तल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, और इसके कुल क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसको हम φm से प्रकट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका सूत्र क्या होगा, B × A। ये तब होगा सूत्र जब क्या होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत निकल रही है, यानी जब तल चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो तल है ये हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो, ये तल ऐसा तिरछा भी हो सकता है, ठीक है ना। तल ऐसा ना हो के ऐसा हो गया, तिरछा हो गया, तो ये तल जब तिरछा हो ऐसा, तो उस समय चुंबकीय बल रेखाएं तो ये ऐसे गुजर रही है पहले वाली स्थिति में, अब तल तिरछा हो गया, तो ऐसी स्थिति में इस तल के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तल का क्षेत्रफल अभी भी क्या होगा, इस पे अभिलंबवत होगा,
ठीक है ना, तल का क्षेत्रफल ये हो गया, ये तल है तो तल का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है ना। तो इस स्थिति में तल का क्षेत्रफल ए की दिशा ये हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, तो इस समय क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा। अब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब इस तल के कुल क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। और ऐसी स्थिति में ए और जो क्षेत्रफल है वो किसकी दिशा में होना चाहता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, परंतु यहाँ पर क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की जब परिभाषा बनाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक देख लेंगे। तो बताओ अगर क्षेत्रफल ए है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इस क्षेत्रफल ए का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक कितना होगा, ए का थीटा दिशा में घटक क्या होगा, ए cos थीटा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में क्षेत्रफल कितना होगा, ए cos थीटा, ठीक है ना। तो तब उस समय इन दोनों का परिमाण यानी बी और ए cos थीटा, ये इनका जो गुणनफल आएगा वही क्या देगा, चुंबकीय फ्लक्स देगा। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रफल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र का इस बी की दिशा में घटक क्या रहा, ए cos थीटा, यानी ए cos थीटा बी का जो गुणनफल होगा बी ए cos थीटा, यही यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा, ठीक है ना। इसका मात्रक वेबर होता है। आप यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, एक मात्रक इसका और आ जाएगा क्या, बी का मात्रक इंटू ए का मात्रक। बी का मात्रक क्या होगा, बी माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये किसका मात्रक हो गया, ये बी का मात्रक हो गया। देखिए आई का मात्रक बराबर क्या होगा, बी का मात्रक इंटू ए का मात्रक। यहां पर निकाल रहा हूं मैं, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, गुणा गया क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये भी क्या है, ये भी चुंबकीय फ्लक्स का एक और मात्रक है। वैसे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। WB से प्रकट करते हैं इसको, ऐसा ही मात्रक इसका वेबर है, वैज्ञानिक के नाम पे। एक मात्रक मैंने ये निकाल दिया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है ना। अब इसी को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के रूप में लिखिए, किलोग्राम मीटर सेकंड के रूप में। तो न्यूटन को किलोग्राम मीटर सेकंड के रूप में क्या लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को ऐसा लिखा होता है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर सेकंड के रूप में, ठीक है ना। और इनटू मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति एम्पियर ये अलग से था, मीटर प्रति एम्पियर ये अलग से था। यहाँ पे न्यूटन को ये लिख दिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति एम्पियर ये अलग से लिख दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा टोटल मात्रक इसका, जो नया मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और एम्पियर, ठीक है, ये एम्पियर है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और ए एम्पियर, ठीक हो गया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति एम्पियर, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी विमा, अगर हम इसकी विमा बनाना चाहें, किसकी विमा, चुंबकीय फ्लक्स की विमा, तो इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी, अब मात्रक से विमा कैसे निकालेंगे, मैंने मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड एम्पियर के रूप में लिखा है, डायरेक्ट इससे विमा बनाइए। किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान मतलब मास, तो द्रव्यमान के लिए विमा क्या आती है, m। मीटर किसका मात्रक है, दूरी, लंबाई, दूरी, उसके नाम क्या कहते हैं लंबाई को, लेंथ, तो लेंथ की विमा क्या होती है, l। तो मीटर को l लिख दो, किलोग्राम को m लिख दो विमा के रूप में। अब मीटर की घात 2 है तो l की घात 2। अब ये प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको अंश में लाओ, सेकंड किसका मात्रक है, समय, टाइम, तो टाइम की विमा क्या होती है, t, तो इसको अंश में लाओ,
अंश में जाने पे सेकंड की पावर -2 हो जाएगा ना, तो ये t की पावर -2। और एम्पियर, ये भी हर में इसको भी अंश में लाओ तो क्या हो जाएगा, एम्पियर की पावर -1। तो एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। धारा की विमा क्या होती है, a की पावर -1। तो ये जो है आपका विमा भी आगे चुंबकीय फ्लक्स की कि m l स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -1। ठीक हो गया। और ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बता दिया वेबर। ठीक हो गया। तो ये जो है यहां से आप एक फाई बराबर b इंटू ए देख रहे हैं, तो यहां से b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर फाई अपॉन ए। इस चित्र के आएगा सूत्र, जब ये तल चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत है तब चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होगा फाई बराबर b इंटू ए। और नहीं तो कौन सा सूत्र होगा, बी ए कॉस थीटा। वहां थीटा क्या है भाई, क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है। अब यहां पर इससे भी b का एक मात्रक बनाइए, b माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका एक मात्रक यहां से आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर फाई का मात्रक बटे a का मात्रक। तो फाई का मात्रक मैंने ऐसा ही क्या बताया अभी, वेबर बताया ना अभी। तो वेबर प्रति बटे को प्रति लिख दिया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का एक नया मात्रक आ गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है, टेस्ला। ठीक है। एक छोटा मात्रक और है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, गॉस। ठीक है ना, गॉस भी इसका मात्रक है। अब देखिए, हाँ मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला। एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है, 10 की घात 4 गॉस के बराबर। ये आपको बता रखा है पहले। ठीक है ना, एक टेस्ला 10 की घात 4 गॉस के बराबर होता है। गॉस सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया, ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो गया। किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। आप देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या है, बी ए कॉस थीटा। बी सदिश राशि, ए सदिश राशि, अब कॉस आ रहा है। तो जब सदिश राशि की गुणा में कॉस आता है तो क्या प्रकट होता है, अदिश गुणा, यानी वो अदिश राशि है। अब आइए इस पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना, आपने ऑरेस्टेड का प्रयोग पढ़ा था पिछले चैप्टर में, और ऑरेस्टेड के प्रयोग में आपने क्या पढ़ा था, ऑरेस्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला था अपने प्रयोग से। उन्होंने क्या किया था, ऑरेस्टेड का जो प्रयोग था, उन्होंने अपने प्रयोग में एक जैसे कुंडली ली या कोई परिपथ लिया, और इसमें जब वो धारा प्रवाहित की, ये कुंजी है, ये बैटरी है, ये कोई परिपथ है जैसे कुंड पड़जाल का है, और इसके नजदीक क्या रखा उन्होंने, एक चुंबकीय सुई रखी थी ऐसे, ये चुंबकीय सुई है। तो जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही तो चुंबकीय सुई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गई माना। ठीक है ना, माना ये उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे है, यानी जिस दिशा में पहले थी उसी दिशा में थी। पर जैसे इन्होंने धारा प्रवाहित की, इसमें धारा प्रवाहित होते ही ये सुई क्या हो जाती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, ऑरेस्टेड के प्रयोग में था ये। तो ऑरेस्टेड ने ये नियम, ये निष्कर्ष दिया था कि जब भी किसी तार में या किसी परिपथ में धारा बहती है तो वो क्या करता है, अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। क्योंकि चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होगी जब उसके नजदीक कोई और चुंबक होगा। क्यों, क्योंकि चुंबकीय सुई अपने में एक चुंबक है, तो चुंबक तभी विक्षेपित होगा जब उसके नजदीक कोई और चुंबक आएगा। ठीक है ना, तो यानी ये धारावाही जो परिपथ है ये अब क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं हुई ये कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो ऑरेस्टेड ने ये बताया था कि गतिमान आवेश या धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात कि जब धारा बहेगी तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी धारा से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसमें धारा प्रवाहित हुई तो इसने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, चुंबक। तो यानी यहां धारा प्रवाहित करने के बाद ये क्या बन गया,
चुंबक बन गया, अर्थात विद्युत धारा से चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या इसकी विपरीत घटना भी हो सकती है। इसकी विपरीत घटना मतलब क्या चुंबकीय क्षेत्र से हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। जब यहां धारा से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, यानी धारा मतलब वैद्युत क्षेत्र भी होगा, तो वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, या चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्राप्त हो सकती है, या चुंबक से धारा प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए जो है अनेकों प्रयोग किए गए और इसमें सबसे पहले जो सफलता मिली वो मिली माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी को। माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने एक संयुक्त रूप से एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष दिया कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना। तो उनका जो प्रयोग है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग कहलाए। क्या कहलाए वो? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। तो इसमें ये माइकल फैराडे और हेनरी जोसेफ इन्होंने सन 1830 में संयुक्त रूप से प्रयोग किया था। ठीक है ना। और प्रयोग करने के बाद 1831 में अपने प्रयोग के परिणाम दिए, निष्कर्ष निकाला उन प्रयोग के आधार पे। तो देखिए वन बाय वन क्या प्रयोग था वो। मैं क्या बता रहा हूं आपको? फैराडे का प्रेरण का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। ठीक है ना। फैराडे के प्रयोग या फैराडे का प्रयोग। ठीक है ना। तो इसमें देखिए फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली ली, जैसे यहां पर ले रखी है परिणालिका या कुंडली, और इस कुंडली के दोनों सिरों को उन्होंने एक धारामापी से जोड़ दिया। जी किसके लिए? धारामापी के लिए लिखा गया, गैल्वेनोमीटर। और इसके नजदीक एक चुंबक रखा। ध्यान से देखिए। अब उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम उन्होंने चुंबक को स्थिर रखा और कुंडली भी स्थिर है। कुंडली के दोनों सिरे धारामापी से जुड़े हुए। तो उन्होंने ये देखा जब ये दोनों स्थिर हैं तो इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, ये शून्य विक्षेप दर्शाता है, ये शून्य पे रहता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये दिखा दो, शून्य विक्षेप का मतलब है ये जीरो पे रहा होगा, ये जीरो रखा है यहां पे। ठीक है ना। तो ये जीरो पे रहा होगा शून्य। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये देखा इसमें कि यानी जब इस चुंबक और ये कुंडली दोनों स्थिर रहते हैं, इनके बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं होती है, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो सुई है वो जीरो पे है, शून्य पे, शून्य विक्षेप पे है। अगला केस क्या किया फैराडे ने, उन्होंने जो है इस चुंबक को कुंडली की ओर ले गए। ठीक है। तो ये दिखा रखा तीर का चिन्ह, ये चुंबक की गति, चुंबक की गति किसकी ओर ले गए? चुंबक को जो है कुंडली की ओर ले गए। तो यहां पर चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एस और एन, नॉर्थ और साउथ। तो जब नॉर्थ वाला सिरा कुंडली की ओर है और चुंबक को कुंडली की ओर ले गए, तो जैसे ही चुंबक को कुंडली की ओर ले गए तो तत्काल जो है इस धारामापी में एक विक्षेप आया और धारामापी की सुई एक दिशा में विक्षेपित हो गई। ठीक है ना। जैसे ये है तो ये सुई इस दिशा में आगे होगी या इस दिशा में आगे होगी, किसी एक दिशा में। ठीक है। तो यानी जब चुंबक को कुंडली की ओर लिया जाता है और चुंबक का एन सिरा कुंडली के नजदीक है, तो ऐसी स्थिति में धारामापी में विक्षेप आया, जिससे सिद्ध हुआ कि धारामापी में धारा प्रवाहित हुई होगी, क्योंकि धारामापी की सुई तभी विक्षेपित होती है जब परिपथ में धारा बहती है। ये तो धारा को संसूचित करता है, ये बताता है धारामापी की धारा बह रही है नहीं बह रही है। तो अगर ये विक्षेपित हो गया मतलब धारा बही, जबकि इसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ी गई थी। बैटरी कहाँ है? यहाँ नहीं है। तो यानी इसे चुंबक की गति के कारण यहां एक धारा प्रवाहित हुई। ठीक है ना। अब ये देखिए जब ये एन सिरा इसके नजदीक आया तो यहां पर धारा किसी एक दिशा में बही, यानी विक्षेप आया। अगली बार उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को कुंडली से दूर ले गए
ठीक है ना, चुंबक को कुंडली से दूर ले गए, ऐसी स्थिति में n सिरा कुंडली से दूर गया, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हुई और जो धारामापी जुड़ा था वो धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेपित, उसकी सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हुई। क्या मतलब है इसका, यदि चुंबक नजदीक आ रहा था तो धारामापी की सुई माना दाईं दिशा में विक्षेपित हुई, तो चुंबक के दूर जाने पे धारामापी की सुई बाईं दिशा में विक्षेपित हुई। इन दोनों कंडीशन में धारामापी की सुई में विक्षेप आया और यह विक्षेप परस्पर विपरीत दिशाओं में आया। इससे सिद्ध होता है कि दोनों कुंडलियों में धारा प्रवाहित हुई, चुंबक के नजदीक आने और चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने, दोनों ही दिशाओं में इस कुंडली में धारा बही, परंतु यह धारा विपरीत दिशाओं में बही। क्योंकि विपरीत दिशाओं में बही इसीलिए धारामापी की सुई विपरीत दिशाओं में विक्षेपित हुई। तीसरा प्रयोग क्या किया इन्होंने, उपरोक्त इन दोनों प्रयोगों में कुंडली के नजदीक हमने नॉर्थ पोल रखा था। अब उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को इस प्रकार से रखा कि कुंडली के नजदीक कौन सा सिरा हो गया, साउथ पोल हो गया और नॉर्थ पोल इससे दूर हो गया। तो पुनः जो है अब वो चुंबक को कुंडली के नजदीक ले गए, ठीक है ना। तो जब चुंबक के साउथ पोल को कुंडली के नजदीक ले जाया गया तो पुनः जो है इस सुई में धारामापी की सुई में विक्षेप आया, ठीक है, अर्थात इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। परंतु अगले ही प्रयोग में क्या हुआ, जब इस चुंबक को कुंडली से दूर ले गए अर्थात साउथ पोल कुंडली से दूर गया, तो ऐसी स्थिति में पुनः क्या हुआ, धारामापी की सुई पहले से विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, ये इधर गई तो इस दिशा में इधर चली गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब चुंबक के साउथ पोल सिरे को कुंडली के नजदीक रखा गया और चुंबक को बारी बारी से नजदीक और दूर ले जाया गया, तो दोनों स्थितियों में इससे के नजदीक जो कुंडली थी उस कुंडली में धाराएं विपरीत दिशा में गई, दोनों स्थितियों में, ठीक है ना, क्योंकि धारामापी की सुई परस्पर विपरीत दिशा में विक्षेपित हुई थी। अगला प्रयोग भले हमने चित्र में दिखाया नहीं है, अगले प्रयोग में उन्होंने यह किया कि चुंबक और कुंडली दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान करा, यानी जब दोनों एक दूसरे के चुंबक और कुंडली को कभी एक दूसरे के नजदीक लाए और कभी एक दूसरे से दूर ले गए, ऐसे माने चुंबक है और ये क्या है, कुंडली है, तो ये कभी दोनों से दूर कभी नजदीक, कभी दूर कभी नजदीक। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराएगी तो ऐसी स्थिति में भी इस धारामापी में क्या आया, विक्षेप आया, अर्थात इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। तो इसका निष्कर्ष यह है, इस प्रयोग से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में, यदि कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में, कुंडली बंद परिपथ है इस टाइम, ये ब्रेक नहीं हो रखा है, बंद परिपथ है, ठीक है। यदि कोई कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में हो और चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल और एक धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और एक धारा भी उत्पन्न होगी। धारा का पता किससे चला है, धारामापी से, ठीक है ना। तो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने के कारण कुंडली में धारा उत्पन्न होने की यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसकी और परिभाषा दूंगा। अब फैराडे ने इसका कारण ढूंढा कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि जब इनके बीच आपेक्षिक गति हुई या कोई एक गतिमान रहा दूसरा स्थिर रहा या दोनों गतिमान रहे तो तब ही इसमें धारा प्रवाहित हुई, और जब दोनों स्थिर थे तब धारा प्रवाहित नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका कारण ये बताया उन्होंने कि जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है या कोई एक गतिमान होता है तो उस समय क्या हो रहा होगा, इस कुंडली के फेरों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पे मैं एक केस ले रहा हूं। यहां पे हम जानते हैं कि ये चुंबक है, तो अगर ये चुंबक होगा तो इस चुंबक के चारों ओर क्या निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है नॉर्थ से साउथ की ओर,
ये नॉर्थ से बाहर क्यों आएंगी? चुंबक से बाहर, नॉर्थ से कहा? साउथ की ओर, और फिर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जब ये चुंबक, माना ये चुंबक ये वाला है, ये चुंबक जब इसके नजदीक जाएगा तो इन वृत्तीय फेरों से ये चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा संख्या में गुजरेंगी। और जब ये चुंबक इतनी दूर आ जाएगा, जैसे यहां पर माना ये वाला फेरा है, जब ये चुंबक इस फेरे के नजदीक होगा ये, तो इस समय इससे इतनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। आज जब ये इससे दूर होगा, तो दूर होगा मतलब तब इस फेरे और चुंबक के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अरे चुंबक जब दूर जा रहा होगा ना, तो उस समय इस फेरे और चुंबक के बीच का गैप बढ़ेगा नहीं। तो उस समय क्या होगा, ये जो फेरा है, ये माना यहां पर आ गया। जब नजदीक जा रहा था उस समय फेरा यहां पर था, जब चुंबक फेरे के ये कुंडली की ओर आ रहा था, तो उस समय इस फेरे से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही होंगी। परंतु जब यही चुंबक इस कुंडली से दूर जा रहा होगा, तो दूर जाने में क्या होगा, जब ये दूर जा रहा होगा तब ये इस फेरे से दूर हो जाएगा, ये फेरा तब यहां पर आ गया। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब जब ये दूर जा रहा होगा चुंबक, तब उस फेरे से चुंबकीय बल रेखाओं की कम संख्या गुजरेगी, होगा ना? और ये सोचिए, ये चुंबक इधर खींच लिया हमने, तो जब ये चुंबक इधर खींचेंगे हम, तो उस समय क्या होगा, इस वृत्तीय फेरे से कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी। ठीक है? तो उसको हमने यहां पर प्रकट कर रखा है, या ऐसा दिखा दो उसको, मैं दूर वाला केस दिखा रहा हूं। ये N, ये S, N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अब माना ये फेरा से दूर हो गया, ये इस टाइम फेरा दूर हो गया चुंबक से। जब ये चुंबक दूर जा रहा होगा तो इस फेरे से दूर हो जाएगा, तो ये फेरा इस चुंबक से दूर हो गया। उस समय इस फेरे से कितनी बल रेखा गुजर रही है? 1 2 3, जबकि पहले कितनी गुजर रही थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब चुंबक कुंडली के नजदीक आता है, तो उस समय चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की अधिक संख्या इन फेरों से गुजरती है। और चुंबकीय बल रेखाओं की अधिक संख्या गुजर रही है मतलब चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? कि इस फेरे से यहां से चुंबकीय बल रेखा गुजर रही होगी ना से, तो यहां पर एक तल हो गया ये वाला, ठीक है ना, एक काल्पनिक तल हो गया। इस तल से अभिलंबत गुजरने वाली सभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? इस फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, या इस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना? तो यानी जब चुंबक कुंडली के नजदीक आ रहा होगा, उस समय कुंडली के फेरों से अधिक चुंबकीय बल रेखा गुजर रही होंगी, अर्थात अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होगा। जब ये चुंबक इस कुंडली से दूर जा रहा होगा, उस समय क्या हो रहा होगा? कुंडली के फेरों से कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही होंगी, अर्थात कुंडली के फेरों से कम चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, चाहे वो नजदीक आ रहे हैं चाहे वो दूर जा रहे हैं दूसरे से, तो उस समय क्या होता है? उसमें कुंडली के फेरों से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। नजदीक आ रहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही है, दूर जा रहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं घट रही है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या से मतलब वहां पे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है? तो जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना? और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा? कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी परिपथ में या कुंडली में प्रेरित धारा
और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। आप प्रेरित धारा के फिर धारा भी कह सकते हैं। यहां जो धारा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रेरित धारा, क्योंकि वो धारा चुंबक और कुंडली की आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न हुई है, उससे प्रेरित हुई है वो आपेक्षिक गति से, इसलिए उसका नाम प्रेरित धारा है। ठीक है। और यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस घटना में जो धारा उत्पन्न होगी उसका नाम क्या होगा? प्रेरित धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कुंडली में उत्पन्न धारा क्या कहलाएगी? प्रेरित धारा। और कुंडली के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि फैराडे और जोसेफ हेनरी का जो प्रयोग था उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, या तो चुंबक गति कर रहा है कुंडली स्थिर है, या कुंडली गति कर रही है चुंबक स्थिर है, या दोनों गतिमान है, तो कुंडली और चुंबक की आपेक्षिक गति के फलस्वरूप क्या होता है? कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली के अंदर एक धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के अंदर उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा और उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो धारा उत्पन्न होगी उसका नाम क्या है? प्रेरित धारा। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका नाम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से प्रकट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या हो गई कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना और विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ध्यान रहे एक चीज और, जब भी यहां चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा केवल तब ही उत्पन्न होगी जब ये बंद परिपथ होगा। जब ये कुंडली का परिपथ क्या होगा? बंद होगा। माना ये परिपथ टूट रखा है, ये बंद नहीं है परिपथ, तो ऐसी स्थिति में इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। तब धारा उत्पन्न नहीं होगी, तब केवल यहाँ पर विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होगा, तब धारा उत्पन्न होगी। क्योंकि धारा को उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता टूट गया तो धारा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, जबकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न जरूर होगा। विद्युत वाहक बल चाहे ये परिपथ कंप्लीट है चाहे इनकम्प्लीट है, यानी ये परिपथ टूटा हुआ है चाहे पूरा कंप्लीट है, विद्युत वाहक बल हर दिशा में उत्पन्न होगा जब भी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगी। यानी जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल जरूर उत्पन्न होगा, परंतु कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जबकि ये परिपथ एक बंद परिपथ है, यानी परिपथ एक कंप्लीट परिपथ है, टूटा हुआ नहीं है। ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम फैराडे ने अपने प्रयोग के जो निष्कर्ष निकाले उनको एक नियम के रूप में रखा, जिसे कहते हैं हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। 2 नियम है, उसके बाद हम लेंज का नियम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब आएंगे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। थैंक यू।